नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं शीनम शर्मा। आपको तमाम उत्तराखंड की खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रखी है लखनऊ से। योगी कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं विधानसभा में। सीएम आवास पर कैबिनेट की मीटिंग हुई और अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री आज अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करेंगे। चमोली से बड़ी खबर के यहां पर बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। गुलाबकोटी और लंगसी के पास पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सैकड़ों की संख्या में चारधाम यात्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। हालांकि हाईवे को खोलने का काम जारी है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे बार बार बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुलाबकोटी और लंगसी के पास सड़क बंद हुई है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे प्रभावित हुआ। रोड बंद होने से कई चारधाम यात्री यहां पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबी कतारें लग गई है वाहनों की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रशासन अब हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। तो आए दिन हाईवे के बंद होने की खबरें अब सामने आने लगी हैं, क्योंकि मॉनसून का सीजन चल रहा है। नितिन सेमवाल चमोली से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कह रहा है प्रशासन, कब तक खोल दिया जाएगा हाईवे को? जी, लंगसी में जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कल देर रात से बंद हुआ है, उसको अभी खोलने का काम वहाँ पे जारी है। लेकिन और उसमें बताए जा रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर भी टूट कर आए, तो उन्हें हटाने में समय लगेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी अगर हालात देखे मौके पर तो लग नहीं रहा है कि दोपहर तक भी मार्ग खुलेगा। लेकिन प्रशासन की का जो कहना है वो यह है कि शाम तक या इसको किसी भी हाल में खोलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन दिनों यात्रा चल रही है हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम और कांवड़ जो यात्रा है वो भारी संख्या में इन दिनों चमोली जनपद की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मार्ग खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सैकड़ों यात्री इस समय नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं। जी ठीक है नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे सुबह से बंद है। किसाला और डाबरकोट के पास भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गई है, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए हैं। सड़क के खुलने का इंतजार किया जा रहा है। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से भारी मलबे आने की वजह से रोड को खोलने में अभी और वक्त लग सकता है। तो बद्रीनाथ हाईवे के साथ साथ यमुनोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। पहाड़ी से भारी मलबा आने के चलते रोड बाधित हुआ। बलबीर परमार ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, कब तक यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया जाएगा, क्या कहता है प्रशासन? बिल्कुल, यमुनोत्री हाईवे पे 3 जगह पे ये बंद हुआ था। खासकर किसाला के पास बड़े बड़े बोल्डर और मलबा बड़ी संख्या में फैला पड़ा है। जो एनएच लोनीवी के जो मशीनें हैं वो लगातार मार्ग खोलने की कोशिश कर रही है, और हालांकि जो डाबरकोट था वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसको खोलने की कोशिश जारी है। और जो एनएच के जो अधिकारियों का कहना है कि लगभग 2 से 3 घंटे का समय और लग सकता है, और मार्ग खोलने में कोशिश लगातार जारी है। पर इस बीच में जो यात्री है जगह जगह उन्हें रोका गया है। जब मार्ग खुलेगा तभी उन्हें छोड़ा जाएगा। और गंगोत्री हाईवे भी 2 से 3 जगह बंद हो गया था, जिसको खोल दिया गया है, और जो कांवड़ यात्री से उन्हें राहत मिली है। पर यमुनोत्री हाईवे में अभी भी समय लग सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बलबीर। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि 1 अगस्त को बारिश में कुछ कमी होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। पहाड़ों में बारिश से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ और कई सड़कें भी बंद हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज टिहरी का दौरा है। सीएम बूढ़ाकेदार में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी आपदा राहत कैंप का भी जायजा लेंगे। विनकखाल स्कूल में राहत कैंप बनाया गया है, जहां पर गांव के करीब 70 परिवारों को विनकखाल राहत शिविर में रखा गया है। आपको बता दें 27 जुलाई को टिहरी के बूढ़ाकेदार के इलाके में आपदा आई थी, जिसमें बूढ़ाकेदार का तिनगढ़ और तोली गांव प्रभावित हुआ है। गंगोत्री धाम में गंगा नदी के जलस्तर में 3 दिन के बाद कमी देखने को मिली है। अब गंगा घाटों से हटकर गंगा बह रही है, जिससे गंगोत्री धाम के पुरोहितों को बड़ी राहत मिली। साथ ही बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम में जल भरने पहुंचे हुए हैं। पहले गंगा में रौद्र रूप के निशान देखे जा सकते थे गंगोत्री घाटों पर, लेकिन अब थोड़ी सी राहत यहां पर तमाम कांवड़ियों को और तमाम पुरोहितों को मिली है। जलस्तर बढ़ने की वजह से घाटों को काफी नुकसान भी हुआ, जिसके निशान भी दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं कि मॉनसून में पहाड़ों का दरकना वैसे तो आम बात है, लेकिन बीते कई सालों में इसकी रफ्तार बढ़ गई है। इसके लिए कमजोर चट्टानों के साथ रोड कटिंग को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। मॉनसून में उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां दरकती पहाड़ियों ने तांडव न मचाया हो। लैंडस्लाइड की ज्यादातर घटनाएं उन इलाकों में हो रही हैं जहां बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके लिए पहाड़ों का सीना भी छलनी किया जा रहा है। नतीजा ये है कि बारिश होते ही बड़ी बड़ी पहाड़ियां टूटकर तांडव मचा रही हैं। पहाड़ियों के टूटने की रफ्तार में बेतरतीब रोड कटिंग ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। हिमालय की एक विशिष्ट विशेषताओं में आता है, उसमें से एक फ्रेजिलिटी भी है। मतलब हिमालय फ्रेजाइल है, तो यहाँ पर ये तो भूस्खलन और भूक्षरण होगा ही, लेकिन जैसे आपने बताया कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मुझे लगता है कि एक समेकित अनुसंधान की जरूरत होती है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में ऑल वेदर रोड का जाल बिछा है, रेल भी पहुंचाई जा रही है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी रोड पर काफी काम हुआ है, लेकिन रोड कटिंग के दौरान नियमों की अनदेखी बरसाती सीजन में भारी पड़ रही है। हालात ये हैं कि दर्जनों सड़कें हफ्तों से बंद हैं। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कम से कम स्लाइडिंग जोन बने, तो उसको लेकर हर पहाड़ पर लगातार ट्रीटमेंट चलता है। सामान्यतः यदि हम ऑल वेदर रोड के उसमें भी देखते हैं तो कहीं कहीं भी जहां ये देखने को मिला है और ट्रीटमेंट को होते हुए यदि कुछ वर्ष बीत गए हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो स्लाइडिंग जोन अब ठहर गया है। हिमालय के पहाड़ कमजोर माने जाते हैं। इन पहाड़ियों में जरा सी छेड़छाड़ लंबे समय तक भारी पड़ती है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि नियमों के मुताबिक ही पहाड़ों में बड़े प्रोजेक्ट बने, इससे लैंडस्लाइड की घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों को भी प्रोजेक्टों का फायदा मिल सके। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बॉर्डर के गांव के विकास में अब सेना भी बड़ा योगदान देने जा रही है। उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज नेलांग और जादूंग के कायाकल्प के लिए 7 योजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं। देखिए, भारतीय सेना प्रथम गांव में विकास के भी योगदान देगी। इसके लिए उत्तरकाशी में चीन सीमा के पास वाइब्रेंट विलेज नेलांग और जादूंग की पुनर्स्थापना के लिए सेना ने 7 योजनाएं तैयार की हैं। जल्द ही इन योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत इन गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित करने जा रही है। सेना की 7 योजनाएं: जादूंग में कम्युनिटी हॉल का निर्माण, नेलांग और जादूंग में पेयजल आपूर्ति, पुराने भवन मंदिरों का जीर्णोद्धार, नीला पानी में पशुपालकों के लिए बनेगी चरवाहा झोपड़ी, नाला नंबर 3 के पास भी चरवाहा झोपड़ी होगी तैयार।
पर्वतारोहण और साहसिक खेलों को बढ़ावा। स्थानीय युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। उद्देश्य ये है वो एरिया हमारी पूरी वाइब्रेंट हो। वाइब्रेंट का मतलब यही है उसमें पूरे हमारे जो गांव है वो आबाद हो जाए और उन गांव की आजीविका के लिए जो भी चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, ट्रैकिंग का सेक्टर हो, उसको भी हम लोग विकसित करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। सेना के सहयोग से भी वहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं और सेना का तो वो बेस भी है वहाँ पर, बेसिकली हरसिल में हो चाहे नेलोंग में हो, और सेना की भी वहाँ पर कुछ योजनाएं हैं। लगातार भूमि चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। वाइब्रेंट विलेज योजना में सीमावर्ती गाँव को उनकी पुरानी रौनक मिल रही है। इसके तहत इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेलांग घाटी के इन दोनों गांवों को 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिहाज से सेना ने खाली करवा दिया था। गांव में नए सिरे से होने वाले विकास से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। हालांकि उनकी अपनी भी कुछ मांगे हैं। तो आने वाले समय में जनपदीय प्रशासन हो या भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सब के संयुक्त प्रयास से हमें उम्मीद है कि हम लोग इस क्षेत्र को एक बार फिर से पुनर्वासित करने में सफल होंगे। और गांव को बसाने में सरकार जो काम कर रही है उसमें हमारी कुछ मांगे इस प्रकार से है। सर्वप्रथम इनर लैंड हटना चाहिए और पूरा गाँव के लोगों को बागवानी खेती को कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग प्रथम चरण में जादूंग में 6 होम स्टे बनाने जा रहा है और दूसरे चरण में 17 और होम स्टे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही भैरव घाटी से लेकर जादूंग तक इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की संभावना भी तलाशी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में आज कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों के चरण वंदन करेंगे और साथ ही शाम को ओम पुल पर आयोजित शिव संध्या में शामिल होंगे। प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। साइबर ठगों ने लोगों से ठगी करने का एक नया जरिया तलाश लिया है। टेलीग्राम के जरिए अब ठगी बढ़ गई है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इन दिनों साइबर ठग पुलिस से बचने के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। टेलीग्राम बिना मोबाइल नंबर के भी ऑपरेट किया जा सकता है और एक टेलीग्राम ग्रुप में 1000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है, जिससे एक ही मैसेज हजारों लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। टेलीग्राम ऐप से साइबर ठग पीड़ित को डिजिटल रुपया, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करने का झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक कहीं से नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पे पहले ये ऐड चलाएंगे, वहीं से आपको एक लिंक दिया जाएगा और उसमें आपको एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एक ऑफर करा जाएगा और उसी ग्रुप में आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि बहुत लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। वो सारे इनके फेक ग्रुप मेंबर्स होते हैं। साइबर ठग पहले आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर किसी प्रोडक्ट की जानकारी देंगे या फिर घर बैठे पैसे कमाने का लालच देंगे। जैसे ही आप उनके झांसे में आए तो साइबर फ्रॉड आपको टेलीग्राम का एक लिंक भेजेंगे और उसमें जुड़ने की बात करेंगे। कुछ पैसा भी आपको शुरुआत में मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इनके झांसे में फंसेंगे, साइबर ठग आपको इन्वेस्टमेंट का लालच देंगे और फिर आपके साथ ठगी शुरू होगी। देखिए, जितने भी ये सोशल मीडिया और जो मैसेजिंग ग्रुप्स हैं या एप्स हैं, इनके सर्वर्स इंडिया से बाहर लोकेटेड होते हैं, तो इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में निश्चित रूप से पुलिस को काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं और बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही इनके द्वारा शेयर की जाती है। तो जिस कारण से जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, इनको ट्रेस करने में, इनको आइडेंटिफाई करने में पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बढ़ती साइबर ठगी भी पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। वहीं पुलिस लोगों से साइबर ठगों से बचने और ऑनलाइन पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सही से जानकारी लेने की भी अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
देहरादून में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी से एक IPS अधिकारी के घर पानी की सप्लाई की गई। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये सही इस्तेमाल हो रहा, घर की टंकियां भरवा रहे, तो कहीं आग लग जाए अभी तब। ये सही इस्तेमाल हो रहा, घर की टंकियां भरवा रहे, तो कहीं आग लग जाए अभी तब। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पहले हों या केदारनाथ उपचुनाव, ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी चुनाव पहले होगा उस चुनाव का असर दूसरे चुनाव पर साफ नजर आएगा। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस इसी लिहाज से रणनीति बनाने में जुटे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। 2 सितंबर को निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, जबकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा। ऐसे में जो भी चुनाव पहले होगा दूसरे चुनाव पर उसका साफ असर दिख सकता है। सीमांकन की भी हम लोग मान के चलें, बहुत जल्दी हम इसको अंतिम रूप में ले लेंगे और तत्पश्चात फिर आरक्षण होगा, क्योंकि जब तक सीमांकन पूरा नहीं होगा आरक्षण नहीं कर सकता और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। कि केदारनाथ में जितने काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, लोग चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी का विधायक फिर बने, क्योंकि वहाँ हमारे विधायक के अकस्मात निधन हो गया था और मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत के बाद कांग्रेस जोश में है और कांग्रेस को उम्मीद है कि इसका असर न सिर्फ केदारनाथ चुनाव में दिखेगा बल्कि निकाय और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस ही जीतेगी। कोई भी चुनाव हो, चाहे केदारनाथ जी का उपचुनाव होना हो, चाहे निकाय चुनाव जो होने हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और चाहे आगामी पंचायत के चुनाव, इन सब चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर और मंगलौर सीट पर पूरे देश के अंदर 13 उपचुनाव जो हुए अलग अलग राज्यों में, उसमें इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को जो फायदा हुआ उसका सीधा असर इन चुनावों पर पड़ेगा। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उत्तराखंड समेत पड़ोसी राज्य यूपी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि या तो विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव घोषित हों या फिर उपचुनावों की डेट पहले जारी हो सकती है और ऐसे में उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तारीख इससे प्रभावित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो एक तरफ तो कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा चल रही है, वहीं रुद्रप्रयाग में पूर्व सीएम हरीश रावत सुबह सुबह एक रेस्टोरेंट में पराठा बनाने लगे। हरीश रावत ने चकला बेलन हाथ में लिया और पराठा बेलने लगे। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की यात्रा चल रही है, वहीं यात्रा के दौरान ही हरीश रावत एक रेस्टोरेंट पहुंचे और पराठा बनाया। क्या उत्तराखंड कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और क्या प्रदेश अध्यक्ष का वास्तु को देखते हुए कमरा बदलने का असर दिख रहा है? क्योंकि जिस कमरे में अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय ने कुर्सी लगाई, वहां से अध्यक्ष और पार्टी जीत को तरस गए। तो क्या वास्तु बदलने से कांग्रेस की किस्मत चमकेगी? देखिए। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस खुश है। 24 साल में पहली बार विपक्षी पार्टी ने उपचुनाव जीता तो कांग्रेस जीतने की सोच भी नहीं सकती थी, उसने उलटफेर किया। अब इस उलटफेर और कांग्रेस के दिन फिरने के पीछे वास्तु का एंगल भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पहले कमरा बदला। पुराने कमरे में नेगेटिविटी की बात करते हुए अध्यक्ष करण माहरा ने नया कमरा तैयार करवाया। कमरा बदलने का फायदा लोकसभा चुनाव में जीत के तौर पर तो नहीं मिला, लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत के पीछे इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुद मानते हैं कि कमरा बदलने का असर जीत से लेकर नेताओं के रवैये पर साफ दिख रहा है। और वास्तु का निश्चित ही फर्क पड़ता मैं मानता हूं,
और शुभ रहा मेरे को अपना कमरा बदलना, उसकी दिशा और उसमें जो एनर्जी है उसका लाभ मिला है। हम दोनों बाई इलेक्शन जीते हैं, यात्रा सफल हो रही है। हमारे कांग्रेस में दोबारा से पूरी एकता है, सारे सीनियर्स जूनियर्स मिलकर आज काम कर रहे हैं, ये उसी का प्रभाव है। अब इस पुराने कमरे को देखिए जहां बतौर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कुर्सी लगाई। अब ये कमरा खाली पड़ा है, पर यहाँ कुर्सी लगाने वाले खुद भी चुनाव हारे, जबकि इससे पहले हरीश रावत और यशपाल आर्य अध्यक्ष रहते जिस कमरे में बैठे, पार्टी वहाँ चुनाव जीती। 2017 में अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय विधायक का चुनाव हारे, पार्टी भी हार गई। 2019 में अध्यक्ष रहते हुए प्रीतम सिंह लोकसभा चुनाव हारे और पार्टी 5 सीटें हारी। 2022 में अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल विधायक का चुनाव हारे, फिर पार्टी चुनाव हारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि वास्तु पर हम भरोसा करते हैं और जो भी है पार्टी के लिए अच्छे रिजल्ट आने चाहिए और पार्टी 2027 का चुनाव जीते। तो क्या करण माहरा अब ऑफिस में कुछ और बदलेंगे? उसमें उनको जो पहले कमरा मुझे आवंटित था या जिसमें मैं बैठता था उसमें कुछ लगा होगा, इसलिए उन्होंने कमरा आवंटित कर दिया हो। तो ये होता है, हम इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने तदनुसार जो उसमें परिवर्तन करने का काम किया है, तो अच्छी बात है, सुखद परिणाम आने चाहिए। ये दोनों कमरे कांग्रेस के पिछले 10 साल का इतिहास है, जिसमें अब जाकर पार्टी विपक्ष में रहते हुए 2 उपचुनाव जीती है। अब देखना होगा कि पार्टी अध्यक्ष का कमरा बदलने का फैसला फिर सत्ता में वापसी करवा पाता है या नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। निकाय चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े शहर की सियासत गरमाने लगी है, वो भी जमीन के मालिकाना हक के बहाने। देखिए एक रिपोर्ट। हल्द्वानी में दमवा ढूंगा की जमीन के मालिकाना हक मामले का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। निकाय चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए मेयर और पार्षद बनने की इच्छा रखने वाले स्थानीय नेता सक्रिय हो गए हैं और मालिकाना हक मांग रहे हैं। जब माननीय विधायक जी 2009 में वन मंत्री थे तो 3 महीने का पूरा कैंप लगा था, नक्शा बना था और घर घर की एक रिपोर्ट बनी हुई है। उसी का फायदा हमें मिला कि 2016 में 15 में आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर हुआ। जो उस समय अधिसूचना जारी करी गई थी तो वो किसी के संज्ञान में भी नहीं था कोरोना काल में। उससे हमारे क्षेत्र में बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे कि हमारी आगे की प्रक्रिया रुक गई थी। हम चाहते हैं कि उसको शासन लेवल पे उसको सब लोग मिलजुल के उस अधिसूचना जारी हुई थी तो वो हमारे हक में नहीं हुई, उसको वापस करने के लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि उसको वापस कर लिया जाए। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने साल 2009 में वन मंत्री रहते दमवा ढूंगा की जमीन को फॉरेस्ट लैंड से बदलकर रेवेन्यू लैंड करने की सारी कार्रवाई कर डाली थी। साल 2016 में अधिसूचना भी जारी हो गई, लेकिन इस अधिसूचना पर 2020 में अचानक आए एक सरकारी आदेश से रोक लग गई। हालांकि भगत का दावा है कि पूरे मसले को मुख्यमंत्री के सामने रखकर समाधान निकाला जाएगा। विधायक जी ने अपने भूतपूर्व होने के बाद एक रिटायर्ड अधिकारी जो अधिकारी रिटायर्ड हो रहा था वो उनका चेला था, उस चेले से एक लेटर जारी करवा दिया कि इस पर रोक लगाई जाती है और कुछ नहीं है, खाली रोक लगाई जाती है। वो रोक 1 मिनट में हट जाएगी और दमवा ढूंगा वालों को उनका अधिकार मिल जाएगा। दरअसल दमवा ढूंगा का इलाका SC बहुल इलाका है जो 643 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसे में निकाय चुनाव से ठीक पहले जमीन के मालिकाना हक का मामला बीजेपी के हक में नहीं, क्योंकि इसका सीधा असर मेयर चुनाव पर पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी जल्द से जल्द इसे ठंडा करना चाहती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।